हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो इस वीडियो में आज हम एक और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करने जा रहे हैं, दैट इज हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यस बच्चों, दिस इज हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम, जिसको हम HRRN भी बोलते हैं। इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है कि हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट फेवर द शॉर्टर जो जॉब होती है, जिनका बर्स्ट टाइम कम होता है, उनको ये फेवर करता है। बट साथ में क्या करता है, एंड ऑल्सो लिमिट्स द वेटिंग टाइम ऑफ लॉन्गर प्रोसेसेस। और दूसरा काम क्या करता है कि जो काफी टाइम से वेटिंग क्यू में वेट कर रहे हैं प्रोसेसेस, उनको भी ये एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, तो मेन जो पर्पस होता है HRRN का, वो होता है नो स्टारवेशन। नो स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप स्टारवेशन समझिए। स्टारवेशन क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो इनडेफिनेटली वेटिंग क्यू में चले जाते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस आर कॉल्ड द स्टारवेशन। इसका मतलब क्या होगा वेटिंग टाइम में, कि वो वेट करते रहते हैं और उनको सीपीयू अलोकेट नहीं होता, और कभी भी उनको सीपीयू अलोकेट नहीं होता, तो उन प्रोसेसेस को हम स्टारवेशन कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर। HRRN जो है काफी एडवांस एल्गोरिथम है, जो स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम होती थी हमारे प्रीवियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में, उसको ये लिमिट करता है। यहाँ पर कोई स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, जो स्टारवेशन की प्रॉब्लम होती है मेनली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जहां पर आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर दिया ना बच्चों कि आपको शॉर्टर जॉब सेलेक्ट करनी है, या आपको लॉन्गर जॉब सेलेक्ट करनी है, या आपको प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम करना है, तो ये जो एल्गोरिथम्स हैं, इन एल्गोरिथम्स के अंदर सबसे ज्यादा स्टारवेशन होता है। क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। और जो आपका प्रायोरिटी बेस्ड है, प्रायोरिटी बेस्ड में क्या करेगा कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, और जो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं वो हमेशा वेटिंग क्यू में चले जाएंगे। ठीक है, तो इन जो ये आपका SJF है, या फिर लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट है, या फिर आपका प्रायोरिटी बेस्ड है, इन सब में स्टारवेशन की प्रॉब्लम है। तो बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जिनमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे SJF, एक होता है आपका लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, एक मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। ठीक है, और एक प्रायोरिटी बेस्ड। तो जहां पर आपके ये एल्गोरिथम्स हैं, इन सब में स्टारवेशन अकर होता है। स्टारवेशन कहाँ नहीं अकर होता, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, इसमें स्टारवेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जो एल्गोरिथम जैसे आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसमें कोई ऐसी प्रायोरिटी हमने सेट नहीं की हुई। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसमें हम एक टाइम क्वांटम देते हैं, सभी प्रोसेसेस को इक्वली टाइम क्वांटम असाइन होता है, तो वहां पर भी आपकी स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। और जो आज हम पढ़ रहे हैं HRRN, यहाँ पर भी स्टारवेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं कि HRRN क्या करता है। HRRN के अंदर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, रिस्पॉन्स रेशियो, और मोड क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव। अब रिस्पॉन्स रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स रेशियो इक्वल टू W प्लस S अपॉन S, यानी कि W क्या है, वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस। जो एक्चुअल वेटिंग टाइम होता है ना किसी भी प्रोसेस का, वो आपका वेटिंग हो जाएगा। और S क्या है, बर्स्ट टाइम, या इसको बोल सकते हैं आप सर्विस टाइम है, अपॉन S। ठीक है, तो वेटिंग प्लस सर्विस टाइम अपॉन सर्विस टाइम। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, रिस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक 5 प्रोसेसेस गिवन है,
सभी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है, तो हमें अप्लाई करना है HRRN। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम गैंट चार्ट बनाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब देखिए एट टाइम 0 कौन सा प्रोसेस जो है आपका एग्जीक्यूट करने के लिए आ जाएगा, एट टाइम 0 आपका प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन के लिए आ जाएगा, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है 3 यूनिट ऑफ टाइम, कोई भी यूनिट हो सकते हैं, मिली सेकेंड सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका 3 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम नॉन प्रिमिटिव कर रहे हैं कि एक बार सीपीयू किसी प्रोसेस को अगर असाइन कर दिया तो बीच में आप उसको नहीं ले सकते हो। अब देखिए एट टाइम 3, अब आप क्या कहाँ पहुंच चुके हैं, एट टाइम 3 यूनिट, तो कहाँ पहुंच चुके हैं, कौन सा प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया है रेडी क्यू में, प्रोसेस P2। प्रोसेस P2 का क्योंकि अराइवल टाइम ये 2 सेकंड पर ही आपका पहुंच चुका है, तो पहले अब हम किसको करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। कितने टाइम तक करेंगे, 6 यूनिट ऑफ टाइम तक करेंगे, यानी कि 6 + 3 9 पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो बच्चों एट टाइम 9 कौन कौन से प्रोसेसेस जो है आपके पास रेडी क्यू में आ चुके हैं, आपके पास प्रोसेस P3 P4 और P5 तीनों के तीनों प्रोसेसेस जो है रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट का जो हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पांस रेशियो निकालेंगे, ठीक है, रिस्पांस रेशियो ऑफ प्रोसेस 3। रिस्पांस रेशियो ऑफ प्रोसेस 3 कैसे निकालेंगे, हमारा क्या था, वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम अपॉन सर्विस टाइम। वेटिंग टाइम रिस्पांस जो आपका प्रोसेस 3 था उसका वेटिंग टाइम कितना है, देखिए इसने कितने टाइम तक वेट किया है, इसने सिर्फ 4 मिली सेकेंड तक, जो भी आपका यूनिट ऑफ टाइम है वहां तक इसने वेट किया, यानी कि 9 तक आप पहुंच चुके हो। 9 - 4, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 9 - 4, तो इस प्रोसेस का P3 का वेटिंग टाइम है, ठीक है, प्लस इसका सर्विस टाइम कितना है बच्चों, 4 है, तो आप इसको 4 कर देंगे अपॉन 4 कर देंगे, तो 5 माई प्लस 4 अपॉन 4, यानी कि 9/4, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 और 4 5 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, रिस्पांस रेशियो आपके प्रोसेस R3 की निकल आई। अब हम क्या करेंगे, R4 की निकालेंगे रिस्पांस रेशियो। R4 की कैसे निकालेंगे, देखो अराइव कब हुआ, ये 6 यूनिट ऑफ टाइम पर ये अराइव हुआ, और आप कहाँ पहुंच चुके हैं, आप 9 तक पहुंच चुके हैं, तो अब आप 9 - 6 करेंगे तो इसका वेटिंग टाइम निकल जाएगा, प्लस इसका बर्स्ट टाइम क्या है, सर्विस टाइम क्या है इसका 5, प्लस 5 करेंगे और अपॉन 5 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 अपॉन 5, 8/5, तो ये हो जाएगा आपका 1.6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास तीसरा और प्रोसेस है, रिस्पांस रेशियो ऑफ प्रोसेस 5, इसका और निकाल लेते हैं। इसका आपका अराइवल टाइम ये कब पहुंचा है, 8 पे पहुंचा है, तो हमारा अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, 9 पे, तो 9 - 8 कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि इसका सर्विस टाइम क्या है 2 है, तो 1 + 3 3/2, यानी कि 1/5। तो बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास जो है रिस्पांस रेशियो में प्रोसेस 3 का रिस्पांस रेशियो है 2.25, प्रोसेस 4 का रिस्पांस रेशियो है 1.6 एंड प्रोसेस 5 का जो रिस्पांस रेशियो है दैट इज 1.5। तो हाईएस्ट कौन से प्रोसेस का है, तो हाईएस्ट जो है आपका प्रोसेस P3 का है, तो हम उसको P3 को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपको चेक करना है कि हाईएस्ट किसका है, सबसे बड़ा हाईएस्ट आपका जो है P3 का, तो P3 को एग्जीक्यूट कर, कितने टाइम तक करेंगे, इसके सर्विस टाइम कितना है इसका 4 तक करेंगे, तो आप 13 पे प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट कर देंगे बच्चों। अब आपके पास रेडी क्यू में कौन कौन से प्रोसेसेस लेफ्ट है, P4 और P5। अगेन आपको P4 और P5 का रिस्पांस रेशियो निकालना पड़ेगा, ये रिस्पांस रेशियो 4 और ये रिस्पांस रेशियो 5। अब देखिए यहाँ पर मैं 13 - 6 अगर करती हूँ तो वेटिंग टाइम निकल आ जाएगा आपका प्रोसेस P4 का, प्लस 5/5, तो 7 + 5/5, 12/5, तो 2.4,
इसी तरीके से जो आपका प्रोसेस 5 है उसका क्या हो जाएगा 13 माइनस 8 प्लस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 7 अपॉन 2 2 3 जा 6 1 हो गया 2 5 जा 10। अब देखो आप कौन से प्रोसेस का जो रिस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है प्रोसेस P5 का रिस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है तो हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे कितने टाइम तक करेंगे 2 यूनिट ऑफ टाइम तक करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे हम 15 तक पहुंच जाएंगे फिर हमें लास्ट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हम P4 पे एग्जीक्यूट करेंगे P4 को कितने टाइम तक करेंगे 20 यूनिट ऑफ टाइम तक हम करेंगे तो इस तरीके से बच्चों आप हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है इसको करते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी स्टारवेशन नहीं है जिसका रिस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है हम उसको पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूट हम सबको कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमने कोई इसी प्रोसेस को बिल्कुल ही कह सकते हैं कि आप स्टारवेशन में चला गए या इंडेफिनिट वेटिंग टाइम में वो चला गया ऐसा नहीं है तो ये जो एल्गोरिथम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा एल्गोरिथम जहाँ पर स्टारवेशन बिल्कुल नहीं है तो आप बोलेंगे हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट राउंड रोबिन और आपका FCFS तो ये जो 3 एल्गोरिथम्स हैं इनमें कभी भी आपको स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये था बच्चों हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आप अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं वहां भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कर लेंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या देख रही हूँ अपनी वीडियोस में कि आप लोग सिर्फ जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालती हूँ उन पे ज्यादा फोकस रहता है एज कंपेयर टू जो कॉन्सेप्चुअल डालती हूँ बच्चों कॉन्सेप्चुअल जो है वो भी मैं आप लोगों के लिए डालती हूँ क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कॉन्सेप्ट के जितना मर्जी आप क्रैम करके चले जाएंगे तो क्रैमिंग आपकी काम नहीं आएगी क्योंकि आज के दिन जो है कॉम्पिटिटिव टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा है बढ़ चुका है तो वहां पर आपको ये नहीं देख सकते कि आपने कुछ लिमिटेड सा पोर्शन किया और आप क्लियर हो जाएंगे तो बिल्कुल मत सोचना आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप क्लियर हो पाएंगे वहां पर एक एक नंबर की जो है मारा मारी है एस्टेट की अगर प्रिपरेशन करें तो वहां तो चलो आप मान के चल सकते हो कि 90 मार्क्स आपके आ गए तो आपका क्लियर हो जाएगा लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन करें लाइक टीजीटी पीजीटी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों कभी मत ये भूलना कि वहां पर एक एक नंबर के लिए पीछे ही आगे पीछे ही हो जाता है तो आप लोगों को उतने ही ध्यान से कंसंट्रेशन से कंसेप्चुअल जो टॉपिक है उनको भी करना है और एज वेल एज जो ऑब्जेक्टिव है उनको भी करना है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनका पर्पस सिर्फ क्या होता है कि आपको अपना फीडबैक मिल जाता है कि आपको कैसे याद हुआ है कैसा आपको याद रख पा रहे हो लेकिन कॉन्सेप्चुअल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और जिससे कि एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमाकर अगर क्वेश्चन आ जाता है उसको भी आप करने में कैपेबल हो जाते हो तो बच्चों ये था आज का वीडियो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच